तो जो लेटर्स हैं या अल्फाबेट्स हैं, ये किसी भी लैंग्वेज की सबसे बेसिक यूनिट्स होते हैं, ठीक है। लेटर क्लस्टर इस इंपॉर्टेंट सेक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें जरूरी है कि हम पढ़ाई करें 26 अल्फाबेट्स के बारे में। जब हमारा माइंड किसी भी चीज की इमेज बनाना शुरू कर दे, कहानी के रूप में किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखना समझना शुरू कर दे, वहां चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। तो किसी भी ट्रिक को अगर हम सीख लेते हैं तो उसको अप्लाई करने का तरीका भी तो पता होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा MRZI, यानी कि बी ऑप्शन, जो कि हमने बेहद आसानी से फाइंड आउट कर लिया। कई बार चीजें हमें सिर्फ देखने में मुश्किल लगती हैं, लेकिन वास्तव में वो चीजें हमारे लिए बेहद आसान होती हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पैरामाउंट पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही शानदार और अमेजिंग सेशन। आज दोस्तों हम कुछ ऐसा डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज थोड़ा सा सब्र रखिए और थोड़ा सा अपनी धड़कनों को रोक कर बिल्कुल आप क्लास में बैठेंगे और ध्यान से आज की क्लास को समझेंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे विषय के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंप्रेसिव है। और सच कहूं तो हमें ऐसा कभी लगा ही नहीं कि ये कोई सब्जेक्ट है। मेरी बातों से शायद कुछ बच्चे कुछ आइडिया तो आपको लग गया होगा। मैं बात कर रहा हूं मेरे दोस्त हमारे एक बहुत ही शानदार से सब्जेक्ट रीजनिंग के विषय में, राइट। जिसे कहा जाता है विषयों का भी विषय, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं जनरल इंटेलिजेंस, जिसे कहा जाता है सामान्य तर्क शक्ति। क्या कहते हैं दोस्तों? सामान्य तर्क शक्ति। रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम हमेशा तर्क की बात करते हैं, यानी कि लॉजिक की बात करते हैं। और हमारे लिए चीज़ें बेहद आसान तब हो जाती हैं जब हम उन सभी चीज़ों को हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से, हमारी जो हम काम हमारी लाइफ में करते हैं, उन सभी चीज़ों से हम रिलेट कर देते हैं, राइट। तो आज हम कुछ ऐसा ही अमेजिंग करने वाले हैं। रीजनिंग क्या होता है, एग्जाम में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे यहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस को विद इन टाइम यानी कि एक्यूरेसी के साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, यही आज की क्लास का हमारा मेन मोटिव है। तो आइए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सा सेशन। मैं शुभम आज आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। आइए दोस्तों, आज सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग। और रीजनिंग एक ऐसा विषय है जिसमें एक छोटा सा शब्द छिपा है जिसे हम लोग कहते हैं रीजन। क्या कहा जाता है? रीजन। और रीजन का मतलब होता है कारण। रीजन का मतलब होता है कारण। हमारी लाइफ में हम जो कुछ भी करते हैं हर चीज के पीछे रीजन होता है। जैसे हमने खाना खाया, एक रीजन है, राइट। हम लोग स्कूल जाते हैं, एक रीजन है ना। क्या रीजन है स्कूल जाने के पीछे? भाई पढ़ाई करनी है, सीखना है कि लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, गुड मैनर्स, कितने सारे रीजंस हैं। हमने खाना खाया क्यों? एनर्जी चाहिए, राइट। हमने चाहे हमारी लाइफ में जो भी किया हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। तो सेम वैसे ही रीजनिंग में भी दो तरह के रीजंस होते हैं, जिसमें हमारा पहला रीजन है जिसे कहा जाता है दोस्त वर्बल रीजन। और जो सेकंड रीजन है इसे कहा जाता है नॉन वर्बल रीजन। तो जो हमारा फर्स्ट यानी कि वर्बल रीजन है इसे कहा जाता है भाषिक तर्क शक्ति, यानी कि एक ऐसी तर्क शक्ति जो भाषा और तर्क के मेल से बनती है, राइट। भाषा और तर्क के मेल से जो बनती है। अब लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? यानी कि भाषा, जहां हम बहुत सारी स्टेटमेंट का यूज करते हैं। एक बहुत ही सामान्य सा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आप थोड़ा ध्यान से और भाषा के महत्व को समझने का प्रयास करना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ एक छोटा सा फोटो आपको दिया और मैंने इस फोटो के विषय में कहा कि ये जो फोटो में व्यक्ति हैं ये आपके दादाजी के बेटे हैं। तो बात को समझिए, दादाजी के बेटे कौन हुए? दादाजी के बेटे हुए पिताजी, चाचा या हमारे ताऊ। लेकिन भाई सबसे ज्यादा हमारे माइंड में सबसे पहले 99% हमारे माइंड में आता है बात किसकी हो रही है? पिताजी की। लेकिन नहीं, दादाजी के बेटे हुए हमारे चाचा, ताऊ या हमारे पिता। लेकिन दोस्तों, जब हम बात करते हैं दादाजी के इकलौते बेटे, तो बात होती है दादाजी के इकलौते बेटे मतलब हमारे पिताजी। समझे कि नहीं? यानी कि जो फर्क है वो किस बात का है? बेटा होना और इकलौता बेटा होना, राइट। इकलौता बेटा होना। बात को बड़े गौर से और शानदार तरीके से समझिए। सन और ओनली सन,
दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। इसे कहते हैं भाषा का मेल, यानी कि भाषा का योग। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन वर्बल के विषय में, तो नॉन वर्बल में कभी भी कोई भी क्वेश्चन भाषा पर आधारित नहीं होता। यहाँ पर लैंग्वेज का हम लोग कभी भी कोई भी यूज नहीं करते, क्योंकि इसका तो नाम ही है अभाषिक तर्क शक्ति, यानी कि जहाँ लैंग्वेज का कोई भी यूज ना हो। तो यहाँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एक बड़ा साधारण सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे हमने यहाँ एक छोटी सी इमेज बनाई, सबको पता चला कि हमने बनाया कप या मग, राइट। मैं जैसे ही इसके सामने यहाँ कुछ थोड़े थोड़े से पॉइंट्स को एडजस्ट करता हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पर एक मिरर रखा, आपके माइंड में एक कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई। और कैलकुलेशन में आया कि सर यहाँ सारी चीजें लगभग सेम रहेंगी, लेकिन हैंडल की जो पोजीशन है वो बदल जाएगी, राइट। हैंडल की पोजीशन एकदम से चेंज हो जाएगी। इसके बाद अब मैंने यही सेम इमेज को यहाँ से चेंज किया और मैंने इसे यहाँ रखा। अब क्या परिवर्तन होगा, अब क्या चेंजेस होंगे, ये जो सीधी दिखाई देने वाली इमेज है ये ऊपर से बिल्कुल एकदम पलट जाएगी, ये ऊपर से हमें दिखाई देगी नीचे की ओर। और यहाँ हम इसे देख पाएंगे, ये हमारा माइंड जो इमेज को एक्सेप्ट करेगा, दैट्स विल बी दिस वन, राइट। इसका मतलब अब हमने क्या सीखा कि वर्बल में तो जो यूज किया जाता है दैट इज ऑफ लैंग्वेज। किसका यूज किया जाता है, लैंग्वेज। लेकिन नॉन वर्बल में हम लोग हमेशा यूज करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस, डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स। इन दोनों को मिलाकर बनती है हमारी 100% रीजनिंग। और मेरे प्यारे दोस्तों, रीजनिंग एक ऐसा विषय है जहां पर हम 100% मार्क्स ला सकते हैं, और बहुत ही कम एफर्ट में, है ना। हमें बस थोड़ा सा कुछ चीजों को बेसिक से एडवांस मोड की तरफ सीखना है, और हम इस विषय में 100% मार्क्स आराम से ला सकते हैं। जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन वर्बल रीजनिंग से पूछा जाए या नॉन वर्बल से पूछा जाए, तो बस हमें ध्यान रखना होता है कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में 100% मार्क्स लाने का एकमात्र तरीका है कंसिस्टेंटली फोकस करना कॉन्सेप्ट्स पर, और निरंतर अभ्यास करना उन ट्रिक्स के विषय में जो उस कॉन्सेप्ट को बेहद आसान बना देती हैं। और यही हमारा फॉर्मूला है जिसमें हम आपको गाइड करने वाले हैं, राइट। 100% मार्क्स आपके आएंगे। तो दोस्तों, जस्ट अभी मैंने कहा कि भाई हमारा आज हम जानने वाले हैं वर्बल के विषय में, कि वर्बल में आखिर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो पहला हमारा सेक्शन है वर्बल रीजनिंग में आज का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्टेटमेंट। क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टेटमेंट। आपसे मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूं, हर एक क्वेश्चन में हम लोग किसका यूज करेंगे भाई, हम लोग स्टेटमेंट का यूज करेंगे, राइट। स्टेटमेंट का मतलब होता है यानी कि एक कथन, हमारे द्वारा कही गई कोई भी बात जिसका कुछ अर्थ हो, उसी को तो स्टेटमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा आपका फेवरेट फूड क्या है, खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको, ये भी तो एक स्टेटमेंट है कि नहीं, राइट। दिस इज अ स्टेटमेंट, दिस इज ये। अब समझिए बात को, स्टेटमेंट को बनाने में हम हमेशा किसका यूज कर रहे हैं, आपका फेवरेट फूड क्या है, यानी कि खाने में आपको क्या पसंद है। हमने यूज किया यहां पर शब्दों का, मीनिंगफुल शब्द, यानी कि जिनका कुछ अर्थ हो। आपका एक शब्द ही तो है, आपका फेवरेट फूड क्या है, मीनिंगफुल वर्ड। यानी कि स्टेटमेंट को बनाने में हम हमेशा यूज करते हैं वर्ड्स का, लेकिन वर्ड्स को बनाने में किसका यूज किया जाता है, अल्फाबेट्स, यानी कि लेटर्स का। तो जो लेटर्स हैं या अल्फाबेट्स हैं, ये किसी भी लैंग्वेज की सबसे बेसिक यूनिट्स होते हैं, ठीक है, जो अल्फाबेट होते हैं। अगर आज हमने अल्फाबेट को क्लियर कर लिया, हमने क्लियरली अल्फाबेट को पढ़ लिया, तो हमें वर्ड्स भी क्लियर हो जाएंगे, और अगर हमें वर्ड क्लियर हो गए तो हमें स्टेटमेंट भी क्लियर हो जाएगी। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज अल्फाबेट, क्योंकि अल्फाबेट का यूज करते हुए रीजनिंग में कम से कम 7 से 8 टॉपिक ऐसे हैं वर्बल रीजनिंग में जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे फर्स्ट सेक्शन जिसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग यानी कि जहां पर हम लोग कूट लेखन, कूट वाचन, कोड्स बनाते हैं, उनका मीनिंग समझते हैं। ये भी अल्फाबेट्स पर डिपेंड करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी में, क्लासिफिकेशन में, अल्फाबेट्स में, या नंबर
लेटर से रिलेटेड सीरीज पर, या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्ड फॉर्मेशन या फिर लेटर बेस्ड मैट्रिक्स में। तो लगभग ये 7 से 8 टॉपिक ऐसे हैं जो लेटर क्लस्टर पर डिपेंड करते हैं, और इस लेटर क्लस्टर, इस इंपॉर्टेंट सेक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें जरूरी है कि हम पढ़ाई करें 26 अल्फाबेट्स के बारे में। तो आइए एक शानदार ट्रिक और एक कॉन्सेप्ट की आज हम बात करते हैं, ताकि हमारा लगभग 20 से 30% सेक्शन हमारा एक ही झटके में क्लियर हो जाए। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा ABCDEFGHIJKL एंड दिस इज M। ये है हमारा फर्स्ट हाफ। क्या कहा जाता है इसे? फर्स्ट हाफ ऑफ 13 लेटर। ए से लेकर एम तक ये हमारे पहले 13 वर्ड, यानी कि 13 लेटर्स को हम ऐसे लिखते हैं। इसके बाद बाकी 13 लेटर्स को लिखा जाता है NOPQRSTUVWXYNZ। इसे कहा जाता है सेकेंड हाफ, यानी कि हमारे नेक्स्ट 13 लेटर। तो टोटल हुए 26 लेटर्स। इस प्रकार से लिखने का रीजन क्या है, हम ऐसा क्यों लिखते हैं, क्या कारण है? ताकि हमें एक दूसरे का अपोजिट पता चले। कैसे? जैसे ए का अपोजिट होगा Z, BY CX TW EV FU GT HS IR JQ KP LO MN, ये सभी एक दूसरे के अपोजिट हैं। और अगर मैं अब आपको ये कहूँ कि हमारे आने वाले सेशंस के लिए या हमारे क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये मैंडेटरी है कि आप इन टोटल 26 लेटर्स को याद करें, और इसी तरीके से आप याद करें, तो शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अगर हमने यहाँ किसी ट्रिक मेथड का यूज किया तो चीजें हमारे लिए बेहद आसान हो जाएंगी। हम जब भी कभी किसी चीज को प्रैक्टिकली रिलेट करते हैं, चीजें हमारे लिए बेहद आसान हो जाती हैं। ये स्टेटमेंट मैंने क्लास के शुरुआत में आपको दिया था। कोशिश करते हैं रिलेट करने की। दोस्तों, जब भी किसी नई चीज को सीखते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। जब तक रिवीजन करते हैं याद रहती है, और बाद में हम सब कुछ भूल जाते हैं, राइट? लेकिन अब हमारे लिए जरूरी है कि हम क्या करें, सबसे पहले इसे ट्रिक मेथड से हम रिलेट कर लें या प्रैक्टिकल लाइफ से। मान लीजिए मैं जब आपको कोई भी एक एग्जाम्पल दूं और उसकी इमेज आपके माइंड में आना शुरू हो जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि वो चीज अब आप बेहतरीन तरीके से जान चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मूवी का एक्शन सीन, यानी कि अभी मैं एक एक्शन करके दिखाता हूं, आपके माइंड में क्या आया आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है? पुष्पाराज झुकेगा नहीं, और झुकने वाले हम भी नहीं, है कि नहीं? अब आप एक बात मुझे बताइए भाई, जैसे ही मैंने ये किया तो आपके माइंड में सबसे पहला थॉट क्या आया? एक साउथ इंडियन एक्टर, राइट? और किसी मूवी के कुछ डायलॉग्स याद आई कि नहीं, है ना? इसका मतलब आपका माइंड अब इस डायलॉग और इस एक्शन को बहुत अच्छे से जान चुका है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड मदर। मदर का मीनिंग क्या होगा? तो नो डाउट जैसे ही मैंने कहा मदर, तो आप सबके माइंड में अपनी अपनी मम्मी की जो इमेज है, अपनी अपनी माता की जो इमेज है, वो जरूर आई होगी, राइट? इज दैट क्लियर? बिल्कुल आई, है ना? क्योंकि मुझे जस्ट जैसे ही मैंने कहा मदर, तो मेरी मम्मी की इमेज मेरे माइंड में एकदम से आ गई। यानी कि जब हमारा माइंड किसी भी चीज की इमेज बनाना शुरू कर दे, कहानी के रूप में किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखना समझना शुरू कर दे, वहां चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। दोस्तों, मैं इसी प्रकार से आपको आज एक ट्रिक सिखाने वाला हूं। आज ये कहानी है आजाद नाम के एक बॉय की, राइट? देखो ध्यान से, आजाद। तो आजाद से ए का अपोजिट होगा जेड। अगर मैं स्पेलिंग यहां पर लिखूं तो दैट्स विल बी AZAD। लेकिन भाई ए का अपोजिट है जेड, मुझे यही याद रखना है, एडी नहीं। एडी को हम कंप्लीटली इग्नोर करेंगे। तो आजाद नाम का एक बॉय था। बॉय, बी का अपोजिट होगा वाई, जिसे खाने में क्रैक्स अच्छे लगते थे। जैसे आपको पसंद है ना कुरकुरे, टेढ़ा है पर मेरा है, बिल्कुल वैसे ही उसे पसंद था क्रैक्स। लेकिन उसे पीने में पसंद था ड्यू, माउंटेन ड्यू। बोले तो डर के आगे जीत है, राइट? 4 पेयर आपको याद हो चुके हैं। आजाद, ए का अपोजिट जेड। जब मैं पूछूं नाम क्या था, आप बताएंगे आजाद। वो बॉय था, बी का अपोजिट वाई। उसे क्रैक्स पसंद था, सी का अपोजिट एक्स। और पीने में अच्छा लगता था ड्यू, तो डी का अपोजिट डब्ल्यू। एक दिन उसका ईवीएस का एग्जाम था, राइट? ईवीएस एनवायरमेंट स्टडीज, ई का अपोजिट होगा वी। लेकिन वो फालतू में
आप जानते हैं फालतू का अर्थ क्या होता है? यूजलेसली, विदाउट एनी रीजन। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई, फालतू एक मूवी भी थी जिसका एक गाना था जिसमें था, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, टेंशन वेंशन छोड़ दे बच्चा, हो जा फुल्ली फालतू। राइट? तो ये याद रखिएगा, एफ का अपोजिट होगा यू। लेकिन ईवीएस का उसका एग्जाम था, लेकिन वो फालतू में खुद को ग्रेट समझ रहा था। क्या समझ रहा था? ग्रेट। तो ग्रेट का मतलब होता है महान। जी का अपोजिट होगा टी, वो खुद को ग्रेट समझ रहा था। इसीलिए हाई स्कूल में तो हुआ पास। हाई स्कूल का मतलब एच का अपोजिट होगा एस, यानी कि 10th स्टैंडर्ड, यानी कि 10वीं कक्षा में। ठीक है? हाई स्कूल में तो हुआ पास, भाई इंटर क्लास में हो गया फेल। ठीक है? आई का अपोजिट हो गया आर। इंटर क्लास का मतलब होता है 12th स्टैंडर्ड। राइट? इंटर क्लास में हो गया फेल। जैसे ही फेल हुआ, अब देखो, एक कहानी ये है कि हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में, है ना भाई, देखो पहले तो ऐसा ही होता था, लेकिन अभी तो चीजें थोड़ा सा बदल गई हैं। पहले ये होता था कि जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता था, है ना, काम वगैरह कुछ ध्यान से नहीं करता था, तो कहते थे कि इसकी शादी करा दो, है ना, जब जिम्मेदारी आएंगी तो काम भी करेगा, है ना, संभल जाएगा। तो उसके फादर ने क्या किया? उसके फादर ने उसकी शादी फिक्स कर दी। लेकिन किससे? भाई शादी फिक्स हुई, गौर से देखें, वो खुद को ग्रेट समझ रहा था। हाई स्कूल में तो हुआ पास, इंटर में हुआ फेल। शादी फिक्स हुई जैकलीन से। राइट? शादी किससे फिक्स हुई? जैकलीन से। आप ही की तरह वो भी बहुत खुश हुआ। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन फेल था, तो जानते हो गिफ्ट में क्या मिला? सिर्फ एक जोड़ी कुर्ता पायजामा। क्या मिला? सिर्फ एक जोड़ी कुर्ता पायजामा। तो के का अपोजिट हुआ पी। और साथ में मिला एक जोड़ी गिफ्ट, लोटो शूज। लोटो मतलब एल का अपोजिट हुआ ओ। कौन सी कंपनी का जूता मिला? लोटो। एल का अपोजिट होगा ओ। और वो खुद को कुर्ता पैजामा और लोटो शूज पहनने के बाद खुद को समझने लगा नरेंद्र मोदी। एन का अपोजिट होगा एम। दोस्तों, हमने किस तरीके से इस स्टोरी को याद किया? पहले जो कॉन्सेप्ट हमें इतना हार्ड लग रहा था, हमने उसको बच्चों की तरह बिल्कुल आसान बना दिया। स्टोरी क्या है, ध्यान से सुनिए। आजाद एक बॉय था, क्रैक्स अच्छे लगते थे डीयू के साथ। ईवीएस का एग्जाम था, फालतू में खुद को ग्रेट समझ रहा था। हाई स्कूल में पास हुआ, इंटर क्लास में फेल हुआ। जैसे ही फेल हुआ, शादी फिक्स हुई जैकलीन से। गिफ्ट में मिला कुर्ता पैजामा, लोटो के जूते, समझने लगा नरेंद्र मोदी। दैट्स इट। लेकिन अब इस पर क्वेश्चन, भाई देखो, किसी भी ट्रिक को अगर हम सीख लेते हैं तो उसको अप्लाई करने का तरीका भी तो पता होना चाहिए। एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके यहां पूछा जाए और आपसे यदि एग्जामिनर पूछे कि किसी कोडेड लैंग्वेज में अगर हम बर्ड को, इफ बर्ड इज रिलेटेड टू WIRY, राइट, भाई बर्ड का रिलेशन जो है वो WIRY के साथ गिवन है। आपसे पूछा गया है सेम रेन का रिलेशन किसके साथ होगा? राइट? तो रेन को रिलेट करना है, हमें क्या करना है? सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए मेंशन किए देते हैं, IZRM, बी MRZI, सी ऑप्शन RMZI, एंड डी ऑप्शन इज ZMIR। राइट? तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले आप यहां डायरेक्ट ट्रिक मेथड लगाएं। यहां बॉय, आजाद कौन था? बॉय। तो बॉय से बी का अपोजिट होगा वाई। तो बी का अपोजिट जो वाई है उसको हमने बिल्कुल अंत में, यानी कि फर्स्ट का हमने लास्ट में लिखा है। ठीक है? फर्स्ट का जो अपोजिट है वो लिखा गया है लास्ट में। तो बी का अपोजिट होगा वाई, बॉय। इंटर क्लास में फेल हुआ, आई का अपोजिट होगा आर, इंटर। वो फिर से इंटर क्लास में फेल हुआ, लेकिन उसे पीने में पसंद था, बिल्कुल सही, ड्यू। तो डी का अपोजिट होगा डब्ल्यू। राइट? यानी कि देखो लॉजिक क्या है, पहले वाला लिखा गया है लास्ट में, फर्स्ट वाले को कहां लिखा गया है दोस्त? लास्ट में। तो वैसे ही मेंशन कीजिए। तो अब हमने देखा वो इंटर क्लास में फेल हुआ, तो इंटर का मतलब हुआ आई का अपोजिट होगा आर, तो आर का अपोजिट होगा आई। इज दैट क्लियर? ठीक है, आर का अपोजिट होगा आई। आजाद उसका नाम था, ए का अपोजिट जेड। इंटर क्लास में फेल, आई का अपोजिट आर। और लास्ट में लगा नरेंद्र मोदी, MRZI। इस प्रश्न का उत्तर होगा MRZI, यानी कि बी ऑप्शन, जो कि हमने बेहद आसानी से फाइंड आउट कर लिया। कई बार चीजें हमें सिर्फ देखने में मुश्किल लगती हैं, लेकिन वास्तव में वो चीजें हमारे लिए बेहद आसान होती हैं। राइट?
तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे हम किसी भी हार्ड दिखने वाली चीज को बेहद हमारे लिए आसान बनाएं ट्रिक मेथड की हेल्प से। और हमारी सभी कक्षाओं में, पैरामाउंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको सभी ऑनलाइन कक्षाओं में कुछ इसी तरीके की अमेजिंग ट्रिक्स आपको देखने को मिलेगी। हमारा ध्येय है आपकी सफलता। आप बहुत अच्छे से मार्क्स अपने सिक्योर करें एग्जाम में, अपनी रैंक आप सिक्योर करें और अपना जो गवर्नमेंट जॉब का आपका सपना है उसे आप साकार करें। तो दोस्तों, हमारे साथ हमारे ऑनलाइन बैचेस में जुड़ना ना भूलें। और बहुत अच्छे से मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।